हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी क्वेश्चन सीरीज़ है और बेसिक अनुदेशक सीनियर अनुदेशक दोनों के अंदर ये काम आएगी क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हुए हैं। आपको पहले अटेम्प्ट करना है, देन इसका सॉल्यूशन देखना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टर्नरी ऑपरेटर इन C++। तो जो टर्नरी ऑपरेटर होता है C++ में, उसे लिखा कैसे जाता है सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। उसे लिखने के लिए हम इस तरीके से ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कोई कंडीशन देते हैं कि A वेरिएबल क्या ग्रेटर देन है B से, फिर क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं। अगर ये बात सही है तो ट्रू कंडीशन सबसे पहले लिखी जाती है। इसका मतलब आपको A प्रिंट करना है। अदरवाइज़ आपको कॉलन लगाने के बाद अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो आप इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दो, मतलब आप B को प्रिंट करवा दो। इस तरीके से ये टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। इसको टर्नरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्वेश्चन मार्क और कॉलन इनके बीच में 3 ऑपरेंड हम लिखते हैं। फर्स्ट ऑपरेंड यहाँ लिखेंगे, सेकंड ऑपरेंड यहाँ लिखेंगे और तीसरा ऑपरेंड यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को बोला जाता है ऑपरेटर। 3 ऑपरेंड यहाँ लिखे जाते हैं, इस वजह से इसे टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है। इन चारों में से कौन सा एक गलत स्टेटमेंट है? तो इट इज़ सिमिलर टू इफ़ एल्स। देखो इफ़ एल्स जो हम देखते हैं C में, C++ में, वो भी ऐसे ही काम करता है कि इफ़ A अगर ग्रेटर देन है B से तो आप जो है प्रिंट करवा दो A को, अदरवाइज़ आप प्रिंट करवा दो B को। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि ये इफ़ एल्स की तरह काम करता है। इसके सिंबल बताए गए हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क होता है, एक कॉलन है, ये भी बिल्कुल सही है, ये हमने चेक कर लिया अभी। थर्ड स्टेटमेंट है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज़ पॉसिबल इन इट। इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना पॉसिबल है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि हम इसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर नहीं रखते। ये चीज़ अगर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का पता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखो क्या होता है, जैसे प्लस ऑपरेटर सिर्फ 2 इंटीजर वैल्यू को प्लस करता है या फिर फ्लोटिंग वैल्यू को, है ना, कि 3 + 5 या फिर 3.4 + 5.6। ये इस ऑपरेटर का ओरिजिनल काम है, बट हमने क्या किया, 2 स्ट्रिंग को ऐड करवा दिया, जैसे राहुल + यादव। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा राहुल यादव। जो ऑपरेटर का काम था उस काम को ना करवा के हमने एक अलग काम और उसे असाइन कर दिया कि आप 2 स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो। ये होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये जो आप देख रहे हो टर्नरी ऑपरेटर, इसे ओवरलोड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। तो इफ़ एल्स वाली जो स्टेटमेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, और यहाँ पे भी इसे हम कंडीशनल ऑपरेटर बोल सकते हैं क्योंकि ये पहले कंडीशन लगाता है, देन अगर कंडीशन ट्रू है तो इसे प्रिंट करवाएगा या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स होते ही इधर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज़ नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एक छोटा सा कोड है C++ के अंदर ये दिया गया है, इसे हमें एग्जीक्यूट करवाना है। तो आपको भी ये एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो चीज़ भी मैटर करती है ताकि आप एकदम एग्जैक्ट सही आंसर पे पहुंच जाओ। उसके लिए देखो हम देखेंगे कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया A, हम एक A वेरिएबल ले लेते हैं मेमोरी में, और इस मेमोरी में उसने सेव करवाया है 3 को। एक वेरिएबल लिया है B, उसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है। एक पॉइंटर लिया है P। देखो ये है पॉइंटर जो नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, और ये है डबल पॉइंटर। इसका मतलब आप समझ लेना, ये एक Q एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एक पॉइंटर का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा, इसलिए हमने डबल स्टार लगा दिया। तो एक तो इसने पॉइंटर लिया है P और दूसरा इसने पॉइंटर लिया है Q। अब इनका एड्रेस मान लेते हैं, ये है 20 पे, ये है 25 पे। ये खुद जो P पॉइंटर है ये अभी बैठा है 101 पे, और जो Q है उसका एड्रेस है 105। नेक्स्ट लाइन में ये क्या बोल रहा है कि P के अंदर हमने
एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस हमने P में स्टोर करवा दिया। देखो A का एड्रेस क्या है 20 आ जाएगा P के अंदर, क्योंकि P एक पॉइंटर वेरिएबल है और वो हमेशा किसी ना किसी वेरिएबल का एड्रेस ही अपने अंदर स्टोर करता है। यहाँ हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। और अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है Q के अंदर हम एड्रेस ऑफ P मतलब एक पॉइंटर का एड्रेस हम Q में रखेंगे, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी क्योंकि Q एक डबल पॉइंटर वाला वेरिएबल है। ये हमेशा एक पॉइंटर का ही एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 101। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, b इक्वल टू 2 गुणा ब्रैकेट देन स्टार स्टार q प्लस स्टार p। अब इसे हमें एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसे आप पढ़ोगे कैसे, है ना। इसे मैंने हमेशा ये ही बोला है कि वैल्यू ऑफ p पॉइंटर के अंदर जो भी आपको एड्रेस दिया है उसके डायरेक्ट वैल्यू पे पहुंच जाओ आप, क्योंकि एड्रेस से आप पहुंच जाओगे यहाँ तक, और यहाँ से आप वैल्यू को कैसे करोगे। अगर आप डायरेक्ट p को एक्सेस करते हो तब तो आपका प्रिंट आएगा 20। अगर आप डायरेक्ट p को प्रिंट करवाओगे इस पूरे प्रोग्राम में तो हमेशा प्रिंट होगा 20, मतलब a का एड्रेस। बट अगर आप वैल्यू ऑफ p करवाओगे, वैल्यू ऑफ p के लिए हमेशा ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है 20, इस 20 के ऊपर कंपाइलर जाएगा और इसकी वैल्यू को वो रीड करेगा। वैल्यू है 3, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, स्टार p का मतलब हो गया 3, और डबल स्टार q का मतलब देखो, इसे भी हम पढ़ने का तरीका देखेंगे। इसमें आपको 2 बार पॉइंटर को यूज़ करना पड़ेगा, 2 बार एड्रेस को एक्सेस करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ q, और फिर आप यहाँ पहुँचने के बाद फिर से उसकी वैल्यू पे जाओगे, 2 बार आपको स्विच करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आप q पे गए, q की वैल्यू है 101, तो आप यहाँ से आए 101 पे, फिर आप 101 की वैल्यू पे गए, वैल्यू है 20, और 20 से आप फिर से आ गए इस एड्रेस की वैल्यू पे, तो इसकी वैल्यू है 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 3। नेक्स्ट जो लाइन है वो है 3 + 3 हो गए 6, और इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से, हमें मिलेगा 12, और 12 हमें स्टोर करवाना है b के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें b प्रिंट करवाना है। यहाँ पे b क्या प्रिंट करेगा 12। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या मैं ये बोलूँगी पॉइंटर जहाँ पे भी आ जाए, पूरी एक मेमोरी का एड्रेस बना के उसके अंदर वेरिएबल स्टोर करो, और इस तरीके से ही इसका आंसर सही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू व्हेन इट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट। एक सर्कुलर क्यू है और उसमें सिर्फ एक एलिमेंट अभी है, और हमसे पूछा है कि फ्रंट और रियर की सिचुएशन इन तीनों में क्या होगी। ठीक है, तो एक सर्कुलर क्यू हमने यहाँ पे बना ली। अब स्टार्टिंग में देखो फ्रंट भी -1 होता है और रियर भी -1 होता है। जब भी क्यू के अंदर, उससे मतलब नहीं है कि सर्कुलर है या फिर कौन सी है, जब भी क्यू के अंदर एक एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट के टाइम पे इन दोनों की वैल्यू -1 से हो जाएगी 0। ठीक है, दोनों की 0 हो गई, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, मान लेते हैं 3। अब क्या होगा, अगला एलिमेंट जब आएगा तो फ्रंट नहीं बढ़ेगा, हमेशा रियर बढ़ाएंगे जब भी कोई एलिमेंट हम क्यू में ऐड करेंगे। मान लेते हैं नेक्स्ट एलिमेंट आया 4, तो हम रियर की वैल्यू करेंगे +1। बट ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ क्यू में एक ही एलिमेंट है, और अगर हम एक ही एलिमेंट पे वापस जाएं तो क्या फ्रंट की वैल्यू रियर से -1 है। देखो दोनों की वैल्यू 0 0, पहला एलिमेंट जैसे ही 3 आया दोनों की वैल्यू 0 0 हो गई, मतलब बराबर वैल्यू है। फ्रंट की वैल्यू रियर +1 है तो रियर +1 नहीं है, फ्रंट की वैल्यू बराबर है रियर के। ये कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखना।
और जब भी आपको कोई ऐसा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए जो समझ नहीं आ रहा है तो आप बना के देख लो, है ना। लिंक लिस्ट भी आप बना के देख लो, ट्री भी बना के देख लो और सर्कुलर क्यूब भी बना के देख लेना, क्योंकि कन्फ्यूज़न से अच्छा है कि हम उसको थोड़ा सा 2-4-5 सेकंड का टाइम देके बनाएं और देन उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें। एक एलिमेंट के साथ में फ्रंट और रियर की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों बराबर हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच बस इज़ यूज टू स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशंस फॉर द डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड। ऐसी कौन सी बस है जो हमारी मेमोरी लोकेशंस की जानकारी रखती है जब डेटा को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। देखो, मेमोरी लोकेशंस का मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जाना, और ये होता है मेमोरी का एड्रेस, कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पे कैसे जाओगे, जब तक आपके पास उसका एड्रेस नहीं होगा आप नहीं जा पाते। उस बस को यहाँ पे पूछा है क्या बोलते हैं। कंट्रोल बस के अंदर होती है पूरी कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन, कि आप इसको ऐड करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आईओ बस एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसे हम आर्किटेक्चर के अंदर भी पढ़ते हैं। और डेटा बस होता है जिसमें डेटा को हम ट्रैवल करवाते हैं। इसमें इस मेमोरी लोकेशन से जो डेटा हम रीड करना चाहते हैं वो डेटा एग्जैक्टली इस डेटा बस के थ्रू ही आता है। और फोर्थ ऑप्शन है एड्रेस बस। तो जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं जहाँ जहाँ से हम डेटा फैच करना है या रिसीव करना है, या जहाँ पे हमें मेमोरी लोकेशन पे जाके डेटा को कॉपी करना है या पेस्ट करना है, तो उस पर्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस रखती है एड्रेस बस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बेसिक अनुदेशक और सीनियर में दोनों में ही फाइल्स का एक हमारे टॉपिक है जो कि पर्टिकुलर सी या C++ दोनों में ही हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट जो एक हेडर फाइल होती है फाइल्स की, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, इसमें मेन फाइल तो क्या होती है, एफ स्ट्रीम, जो इनपुट और आउटपुट जितने भी ऑपरेशन आप करते हो C++ में उसको देखती है। अब अगर आप सिर्फ इनपुट ऑपरेशन को ही परफॉर्म करना चाहते हो तो आप एक हेडर फाइल लगाते हो IF स्ट्रीम, मतलब इनपुट फाइल स्ट्रीम। और अगर आप इनपुट नहीं चाहते यूज़र से, सिर्फ आउटपुट ही आप दिखाना चाहते हो, तो आप OF स्ट्रीम मतलब आउटपुट फाइल स्ट्रीम ये भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप दोनों ही फंक्शन अपने जो पूरा प्रोग्राम है उसमें यूज़ करना चाहते हो तो पूरी कंप्लीट फाइल F स्ट्रीम भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैच करना है आंसर को, तो इफ़ IF स्ट्रीम होता है सिर्फ इनपुट ऑपरेशन के लिए, इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। OF स्ट्रीम होता है सिर्फ आउटपुट ऑपरेशन के लिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा B। तो देखो, तीसरे का 2 सिर्फ इस एक ही ऑप्शन में है और दूसरे का चौथा ये भी सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा। बाकी F स्ट्रीम जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में सक्सेसफुल है, यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट सही है। और F स्ट्रीम बेस, इसे वैसे मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पूरा आंसर ही हमारा मैच हो गया। बाकी ये जो है ये प्रोवाइड करवाता है इनपुट ऑपरेशंस को, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेंबर फंक्शन कैन ऑलवेज एक्सेस द डेटा। देखो, मेंबर फंक्शन मतलब आपने एक क्लास को डिफाइन किया, अब इस क्लास के अंदर आपने कुछ वेरिएबल भी डिक्लेयर किए, प्राइवेट पब्लिक वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपने कुछ फंक्शन भी यहाँ पे डिफाइन कर दिए, फंक्शन 1, फंक्शन 2। तो ये होते हैं मेंबर फंक्शन जो कि उस क्लास के एग्जैक्टली अंदर होते हैं। तो इस क्लास के मेंबर फंक्शन हो गए ये दोनों। इस क्लास के मेंबर वेरिएबल्स कौन से हो गए, तो जो हम डिक्लेयर करेंगे वो मेंबर वेरिएबल्स, और जिन फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे वो इस क्लास के मेंबर फंक्शंस हो जाएंगे। ये दोनों फंक्शन कौन सा डेटा एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पूछा है कि ये जो फंक्शंस हमने इस क्लास के अंदर डिफाइन कर दिए, ये जब डेटा को एक्सेस करेंगे इसके अंदर, जैसे मान लेते कोई A वेरिएबल यूज़ किया, B वेरिएबल यूज़ किया, तो ये कौन सा डेटा यूज़ कर सकते हैं इन द पब्लिक पार्ट ऑफ इट्स क्लास, मतलब इस क्लास के अंदर जो जो वेरिएबल, जो जो चीज़ें हमने पब्लिकली डिफ़ाइन की है उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन द क्लास ऑफ विच इट इज़ मेंबर, या फिर
पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड सब चीज़ों को ये यूज़ कर सकते हैं, सब वेरिएबल को ये यूज़ कर सकते हैं जिस क्लास के अंदर आपने इसे डिफ़ाइन कर दिया, उस क्लास में जो भी कुछ है वो सब ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन, इन द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इट इज़ अ मेंबर, तो उस ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, यूज़ करेगा एज अ मेंबर, क्योंकि उस मेंबर के थ्रू ही ये क्या हुआ है, डिफाइन हुआ है। फोर्थ ऑप्शन है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ विच इट इज़ मेंबर, या फिर इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब मान लेते हैं कि इस क्लास के कोई 20-25 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, तो उस सभी ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो मेंबर है उन सबको ये यूज़ कर पाएगा। तो हमें एकदम क्लियर करना है कि जब भी क्लास के अंदर कोई मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है, ये मेंबर फंक्शन इस क्लास से रिलेटेड जो भी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड या वेरिएबल्स या फंक्शंस, उन सबको यूज़ कर सकता है जिसके अंदर इस फंक्शन को हमने डिफ़ाइन कर दिया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इन द क्लास ऑफ विच इट इज़ अ मेंबर, उसे ये पूरा एक्सेस कर पाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ पब्लिक है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट भी एक्सेस कर पाएगा, प्रोटेक्टेड भी एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग फॉर्मल रिलेशनल टर्म विद इनफॉर्मल इक्विवेलेंट। तो जो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम बनाते हैं टेबल्स, और टेबल्स को क्या करते हैं, आपस में रिलेट करते हैं, आपस में दो टेबल बना देंगे, फिर उनके बीच में रिलेशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डेटा जो है वो मल्टीपल टेबल्स के अंदर रखा जाता है, और वो मल्टीपल टेबल का जो कलेक्शन है उसे ही हम क्या बोलते हैं आगे जाके फाइल, और जो फाइल्स के कलेक्शन है उनसे बनता है डेटाबेस पूरा कंप्लीट। इसमें ये कुछ टर्म्स होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन पे क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है पूरी की पूरी एक टेबल, ये आप ध्यान रखना। एक रिलेशन का मतलब होता है एक पूरी की पूरी टेबल। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच होगा 1 के साथ में 3 वाले देखो 2 ऑप्शन हैं, अभी हमें और मैच करना पड़ेगा। टपल किसे बोलते हैं? जब आप इस पर्टिकुलर एक रो की बात करोगे, इसे बोला जाता है टपल। और इस टपल के अंदर आप ध्यान रखना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर ये टेबल कोई स्टूडेंट की है तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, उसका फादर नेम, उसकी फ़ीस, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्लास, उसके ग्रेड, सब इन्फॉर्मेशन जो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से रिलेटेड है वो हमें इस टपल के अंदर मिल जाएगी। तो टपल का मतलब होता है रो। सेकंड का है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। अब आगे कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, बट हम थोड़ा सा और बात करेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट देखो क्या होते हैं, ये जो कॉलम आपको दिख रहे हैं, इन कॉलम्स को बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसको आप या तो कॉलम भी बोल सकते हो या फिर आप इसको एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो। अब कॉलम बोलेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, इसलिए वो एट्रीब्यूट वर्ड का यूज़ करता है। एक एट्रीब्यूट के अंदर सिर्फ एक ही तरह की इंफॉर्मेशन होगी। मान लेते हैं ये जो पूरा का पूरा कॉलम है ये है रोल नंबर का, इसमें हमेशा रोल नंबर वाले ही सारी डेटा आएगा। अब इसमें आप अगर नेम लिखोगे, जैसे आपने लिखा राहुल, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ठीक है, और डोमेन होता है वैल्यू, जो यहाँ पे, अब लास्ट ऑप्शन वैसे तो मैच करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 फेमस क्वेश्चन है, बार बार जो है एग्ज़ाम में रिपीट होता है। प्रत्येक जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल है उसे हम क्या बोलते हैं? शीट, डॉक्यूमेंट, स्लाइड या फिर वर्क बुक। यहाँ पे इसने ईच माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल लगा दिया, इस वजह से ये कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। बट आपको क्लियर रखना है, पूरी की पूरी जो एक एक्सेल की फ़ाइल होती है उसमें शीट्स यहाँ पे होती है, शीट 1, अब शीट 2, शीट 3, बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट होती है। इस पूरी की पूरे फाइल के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है वर्क बुक। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। स्लाइड्स होती हैं पावर पॉइंट के अंदर, प्रेजेंटेशन वाला जो सॉफ्टवेयर होता है। शीट बोला जाता है इस पर्टिकुलर एक ही शीट को। इसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती है, बाकी हम और भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट होते हैं वर्ड के अंदर, जो MS वर्ड है उसमें हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एक डेसिमल नंबर है 59625 बेस 10 का, इसे हमने बाइनरी के अंदर चेंज करना है। देखो इधर वाले नंबर को और इधर वाले नंबर को दोनों को अलग अलग हम कैलकुलेट करते हैं और बाद में इनको मिक्स करके रखेंगे। तो जब 59 डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में चेंज करेंगे, एक मेथड तो आपके पास है डिवाइड वाला, मैं एक बार फटाफट से कर देती हूँ। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नीम 18, 1 रिमाइंडर बचा, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 रिमाइंडर बचा, फिर 2 साते 14, कुछ नहीं बचा 0, फिर 2 तिया 6, 1 बचा, रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा, फिर 2 एकम 2, 1 रिमाइंडर बचा। अब इसे लिखना कैसे है, नीचे से ऊपर की तरफ। इधर हमने किया डिवाइड, और डिवाइड के साथ में मतलब भाग के साथ में हमेशा हम क्या बोलते हैं, गुणा भाग। तो पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को हम करेंगे गुणा। 625 को गुणा करेंगे हम 2 से, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। अगर ये 3 डिजिट का नंबर है तो हमें इस लाइन के इस तरफ में 3 डिजिट ही रखने हैं, बाकी कोई भी अगर कैरी आता है तो उसे हम इस साइड में रख देंगे। जैसे 2 पंजे 10, 1 आया, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छिक 12, 250 देखो 3 डिजिट आ गई। अब 2 छिके 12, 1 आई हासिल, हासिल को हम रखेंगे यहाँ पे। कब तक मल्टीप्लाई करना है, देखो 3 पॉइंट तक इसने आंसर निकाल रखा है, तो 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 से फिर गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 डिजिट में नंबर पूरा हो गया। कुछ भी हमारे पास इस बार हासिल नहीं है, इसलिए हम यहाँ 0 लिख देंगे और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0, 2 पंजे 10, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। मतलब लास्ट के नंबर तो है 101, इन दोनों में हमें दिख रहा है, और ये आंसर हो जाएगा 111, मतलब 111 011 011। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नंबर सिस्टम मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से और शॉर्टकट तरीके से किए हैं, उससे अगर आप करते हो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूँगी, अगर आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वो वीडियो सीरीज़ एक बार ज़रूर देख लेना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच अलाउज यू टू क्रिएट अ डिराइव्ड क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। ये लाइन इसमें इम्पॉर्टेंट है कि मोर देन वन बेस क्लास से हम क्या कर रहे हैं, एक डिराइव्ड क्लास बनाएंगे और वो सारी बेस क्लास हम इनहेरिट कर लेंगे। मान लेते हैं बेस क्लास 1, बेस क्लास 2 और बेस क्लास 3। मोर देन वन बेस क्लास होंगी और एक हम बनाएंगे डिराइव्ड क्लास। इसके सारे फंक्शन, सारे वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, इसे बोलते हैं इनहेरिट करना। B2 के भी हम, बेस 2 का भी हम सारा डेटा यूज़ करेंगे इसमें, और बेस 3 का भी हम सारा डेटा यूज़ करेंगे डिराइव्ड में। तो ये तो तीनों हो गए इसके पेरेंट, ये क्लास हो गई चाइल्ड। इसके लिए देखो ये क्या कह रहा है, इस प्रकार से जो हम इनहेरिट करते हैं, ये कौन सा इनहेरिटेंस कहलाता है? क्या ये हाइब्रिड है, हायरार्किकल है, मल्टी लेवल है, या मल्टीपल इनहेरिटेंस है? तो देखो इसे बोला जाता है मल्टीपल, मतलब मल्टीपल बेस क्लास हैं, एक से ज़्यादा बेस क्लास है, उन सबको हमने एक ही डिराइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर लिया, इस वजह से हम इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट जैसे ही आए, कोई नई वीडियो आए, आपको इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।